नरेंद्र गुप्ता जी बीजेपी विधायक हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा नरेंद्र गुप्ता जी का। विजय प्रताप कांग्रेस नेता हैं, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर मंच पर। अरुण बजाज मेंबर हैं ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी लघु उद्योग भारती के। अरुण बजाज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर। प्रमोद गुप्ता आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, आप बिल्डर हैं। जगदीश सहदेव उद्योगपति हैं, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार तमाम मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। बजट और उद्योग का रिश्ता क्या है, इस पर हम बात करेंगे इस सत्र में, और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। शुक्रिया सोनल। तो फरीदाबाद की धरती में एक बार फिर से हम मौजूद हैं, और यहाँ जो कि मैनचेस्टर के तौर पर जिक्र बार बार होता है, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है और उसमें सुधार की गुंजाइश क्या है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन सरकारों की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। मैं अतुल प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बजट अधिवेशन में मौजूद है और हमारे साथ खास शख्सियत जो कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर, उद्योग से जुड़े लोगों के तौर पर मौजूद है। शुरुआत में करूंगा नरेंद्र गुप्ता जी आपसे। मैं चाहूंगा सर आप माइक ले लें। नरेंद्र जी, सवाल सबसे अहम ये हो जाता है, और जैसी मेरी जानकारी है कि आप पार्टी के कोषाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। अब इस बजट में आपको क्या लगता है कि सरकार लोगों के कोष को कितना भर पाएगी अपने इस बजट से? देखिए, मैं अभी इस समय वर्तमान में भी पार्टी का कोषाध्यक्ष हूँ। ये पर हमें साथ साथ दोनों चीज़ें देखनी है कि जनता के जेब पे कोई बोझ भी ना पड़े, और उनको जो सुविधाएं सरकार की जिम्मेवारी है देने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं। बजट का मतलब होता है कि जो इनकमिंग है और आउटगोइंग है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, उसको हमारी सरकार बड़ी बखूबी निभाती है। पिछली बार 2020 का जब मैं विधायक बना, पहला बजट जब पेश किया, तो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने हर क्षेत्र के लोगों को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया, और उनके जितने भी सुझाव आए उनको उस बजट में रिफ्लेक्ट किया, और उनको बजट भाषण में बताया कि ये इस पर्टिकुलर संस्था ने या इस पर्टिकुलर विधायक ने हमें ये सुझाव दिए थे। और निश्चित रूप से आपको पता ही है कि 8% के आसपास हमने शिक्षा में और स्वास्थ्य में भी बहुत बढ़ोतरी पिछली बार के बजट में की थी, और उसी का परिणाम था कि हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से भी बहुत ही आसानी से हमें निपटने में दिक्कत नहीं आई। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि हर क्षेत्र को, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा बजट दिया जाएगा। और उसमें तीसरा हमने मुद्दा जो क्षेत्र जोड़ा है वो रोजगार। रोजगार का भी हम लोगों की कोशिश है सरकार के द्वारा कि हरियाणा के युवाओं को अधिक से अधिक हम रोजगार दे पाएँ। और निश्चित रूप से जो बजट आएगा तो उसके बारे में मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता को एक तोहफा ही मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष, क्योंकि मेरी जो चर्चा हुई स्पेशली जब तक हम लोग इंडस्ट्रीज के लिए विशेष रूप से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे पाएंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन नरेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि सरकार कोशिश करती है और चेक बैलेंस रखती है इनकमिंग और आउटगोइंग पे। पार्टियों में इनकमिंग तो लगातार हो रही है और जनता की आउटगोइंग लगातार हो रही है, ये क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है पार्टी के लिए। आप कोषाध्यक्ष अभी भी हैं, जैसा आपने बताया। हमारे यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी है पार्टी के कोई भी कोष के लिए। हम लोगों के यहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, और हर साल समय के अनुसार हम लोग अपनी पार्टी की रिटर्न फाइल करते हैं। बिगर अकाउंट्स के हम लोग अधिकतर चंदा चेक के द्वारा लेते हैं। और निश्चित रूप से अभी तक भी बहुत सी पार्टीज के बारे में मैं नहीं कह सकता, अपनी पार्टी के लिए जरूर कह सकता हूँ कि इस साल की बैलेंस शीट्स भी हम फाइल कर चुके हैं। ठीक है, विजय प्रताप जी, जनता को तोहफा मिलेगा, माननीय विधायक जी ये कह रहे हैं, क्या लगता है? ये कागजी बातें मुझे ज़्यादा प्रतीत होती हैं। अभी विधायक जी कह रहे थे कि भाई कोरोना के जो काल में हरियाणा सरकार ने बड़ा अच्छा प्रबंधन किया, तो मैं समझता हूँ लाखों मजदूर यहाँ से पलायन करके गए, उनको भोजन तक नहीं मिला। जो सामाजिक संस्थान हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, RWAs हैं, उन लोगों ने सहयोग किया, लोग रोकते भी रहे। आपने देखा पैदल इस हाईवे पे लोग निकलते रहे। लेकिन ये कागजी बातें हैं, सरकार का ही बचाव कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी भी है। अभी नैनपाल जी भी कह रहे थे पहले कि भाई सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया है कि 75% जो आरक्षण दिया जा रहा है
प्राइवेट जॉब्स में, जी। क्योंकि वो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। नहीं, ये तो उनका चुनावी वादा था, ये मजबूरी बड़ा क्या है? नहीं ये उनका 75% जो चुनावी है, वादा था। नहीं, ये दरअसल क्या है, ये इनकी चुनावी मजबूरी है। गठबंधन की सरकार है ये बड़ा ट्राइबल किस्म का जो ऑर्डर है, लॉ है सरकार का, हरियाणा सरकार का। तो आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस ना, आएगी गलत। तो उसको हटा देगी? बिल्कुल हटाना चाहिए, अभी भी हटाना चाहिए, और हमारी पार्टी आएगी तो निश्चित तौर पे हटाएगी। इस तरह से एक तरफ आप बात करते हैं कि भाई एक भारत है और हम लोगों को एक दृष्टि से देखते हैं, और ऐसे तो सारा फर्क महसूस हो जाता है सामने ही। मैं समझता हूँ ये ये बिल्कुल गलत कांग्रेस है। पार्टी का स्टैंड है या सिर्फ हरियाणा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? नहीं, ये मेरा राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पार्टी कई प्रदेशों में इस बात का ऐलान करती है और कर चुकी है चुनावी दौर में। याद देखिए, रखिएगा। सुनो, ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत मत है, पार्टी और का नहीं है। हाँ, और नहीं, पार्टी अगर इसमें मुझसे कहेगी तो भी पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी मैं यही बात, तो ऐसा कि ना भाई हो ये पार्टी नहीं होना। नाराज हो जाए फिर आपसे। ना, इस बात से देखो, जो जमीन पे काम करता है जल्दी से जवाब उसको देंगे सही इसका। काम करने होते हैं, इतनी परवाह उसे नहीं एक करनी। भारत माननीय में हुड्डा जी 75% ने अलग से। इस जो कानून आया है, पहले तो मैं विजय जी का वैसे तो बात का क्या जवाब दूं, इन्होंने खुद ही कह दिया व्यक्तिगत मत है इनका, और निश्चित रूप से इन्हें इसका खामियाजा भुगतना ना पड़े। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि इनको इनके जो अध्यक्ष हैं शैलजा जी या हमारे हुड्डा जी, इनसे नाराज ना हो। पर मेरा अपना मानना है, कानून अच्छी नीयत के साथ बनाया गया है। अगर इसमें कहीं भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कतें आती हैं व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, तो कानूनों में संशोधन होते रहते हैं। अगर हमें लगेगा इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, इंडस्ट्रीज को दिक्कत है, व्यापारियों को दिक्कत है, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा इसमें संशोधन के सुझाव जो भी कोई मुख्यमंत्री जी को देंगे। और निश्चित रूप से हमारा मानना है कि अच्छी नीयत के साथ जो कानून बनाया है, उसी नीयत के साथ हमारे व्यापारी भी, उद्योगपति भी साथ देंगे। और हमारे जो हरियाणा के युवा अगर सक्षम हैं तो उनको ज़रूर रोज़गार उनको देना चाहिए। अगर टेक्निकली क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते हैं तो उसके लिए कोई कानून में संशोधन करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से करेंगे। चलिए, संशोधन तक बात आ चुकी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बजाज साहब, प्रताप जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो संशोधन भी हो जाएगा। अरुण बजाज साहब, आप मेंबर हैं ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी लघु उद्योग भारती के। देखिए, सत्ता पक्ष का कहना है कि तोहफा मिलेगा, और विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि कागजी बातें हैं, बजट भी कागज पर आता था, कई जगहों पर अब बदलाव हुए हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई दोनों के बीच में हकीकत क्या है, व्यवहारिक कितना होगा, और कितनी चुनौती खुद इस वक्त सरकार के लिए, क्योंकि ये आम समय नहीं है, एक ऐसा समय बीता है और उसमें अभी भी हम हैं कहीं ना कहीं फंसे, जहां पर उद्योगों पर भी झटका था, इंसान पर भी झटका था, बेजुबान पर भी झटका था, और सबको खड़ा करने की कवायद हर एक व्यक्ति कर रहा है। सरकार तो कर ही रही होगी, कम या ज्यादा, अलग अलग प्रदेशों में या देश में। जी, आप एकदम सही फरमा रहे हैं। और लघु उद्योग भारती, हमारी तो यही उम्मीद है कि सरकार एक अच्छा और उद्योगों के मतलब का एक बजट लेके आएगी। बाकी रही बात, जैसे कि चर्चा एक आम चल रही है 75% जो रिजर्वेशन वाली है, तो यह उद्योगों के लिए, हित के लिए, उद्योग हित के लिए अभी देखने में ठीक नहीं लग रही है। माननीय विधायक जी बोल रहे हैं कि उसमें कुछ संशोधन होगा। यदि उसमें यदि संशोधन होता है, जरूरत हुई तो अभी फिलहाल उनको नहीं लग रहा है जरूरत है। नहीं, जरूरत तो है। मैं विधायक जी से कहना क्या चाहूँगा, आप बताइए, विधायक जी को बताइए, ताकि वो पहले व्यक्ति हों जो कि इस बात को पहुंचाएं कि भाई जरूरत है। क्यों इसलिए ज़रूरत है कि 75% से, एक तो जो उद्योग जो चला रहा है, जो भी चला रहा है, उसको मालूम है उसको किस कैलिबर का, किस टाइप का मेरे को वर्कर चाहिए जी। तो सबसे बड़ी समस्या है कि यदि 75% की यदि एक रिजर्वेशन लगती है तो एक मजबूरी हो जाएगी। और दूसरी वे में यदि ये समझो कि एक बैकडोर से इंस्पेक्टर की एंट्री हो जाएगी, मेरा तो ये कहना है, तो ये बड़ी परेशानी वाला सबब है। वैसे क्यों लघु उद्योग भारती हमारी राष्ट्रीय एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने पहले भी तो आप ये मान बैठे हैं कि स्किल की कमी है हमारे प्रदेश में, हमारे युवा, हमारे जो लोग हैं वो स्किल नहीं है? स्किल की कमी नहीं है। पहली बात तो यदि आप हम हिसाब लगाते हैं 75% यदि हम टोटल जो अपनी स्ट्रेंथ जो चाहिए उतने, तो इतने युवा भी नहीं होंगे हरियाणा में। आप हिसाब लगा के देख लीजिए, इतने युवा भी नहीं जब होंगे। है ही नहीं तो फिर चिंता किस बात की है? समझे नहीं तो फिर वो एक आप हथियार तो दे रहे हैं ना किसी को, एक परेशानी। फिर जो आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीनेशनल्स आए या बड़े औद्योगिक क्षेत्र आए,
तो उसके लिए तो वो सब चीज़ें देख के आते हैं साहब, वो तो सारी चीज़ें, पैसे क्या परेशानियां आने वाली हैं, तो किस किस को समझाएंगे। चलिए नरेंद्र जी से इसका मैं जवाब लूंगा, उसके बाद लूंगा लेकिन जवाब। नरेंद्र जी अभी आऊंगा मैं आपके पास बहुत जल्दी से। प्रमोद गुप्ता साहब, बिल्डर सेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद बिल्डर हैं आप। कोरोना काल के बाद या उसी दौर से चर्चा शुरू हो गई, और इनफैक्ट उसके पहले से, कि उस पर एक अजीब सा नकारात्मक प्रभाव था। वहां पर चर्चा दो तरह की, एक कि ये जानबूझकर फैलाया हुआ है, बहुत अच्छे मौज में है बिल्डर, लेकिन जब कोरोना शुरू हुआ और उसके बाद कि आज की स्थिति है, तो वाकई उस बात को हम मानेंगे कि हाँ प्रभाव तो पड़ा है। आज इस बजट से वो सेक्टर क्या उम्मीदें पालकर बैठा है, और क्या लगता है कि हाँ सरकार कितना कर पाएगी, इस वक्त स्थिति क्या है? वैसे भारत सरकार ने तो इस बजट में जो है काफ़ी अच्छा वो दिया है जी। 1 साल के लिए इन्होंने जो जितनी भी प्रधानमंत्री योजनाएं हैं वो एक्सटेंड करी हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग को काफ़ी बढ़ावा मिला है जी। और बाकी कोरोना काल में मुझे काफ़ी मौका मिला अपने इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारी साइड पर जितनी भी लेबर थी उनकी झुग्गियों में जाने का, उसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने महसूस करा, लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है लेबर की। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में लोग हैं, बहुत जगह गया मैं और काफ़ी झुग्गियों में भी जाने को मिला। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि फरीदाबाद के अंदर 60% लोग तो बाहर के लोग रह रहे हैं जो हमारे यहाँ के उद्योग को चला रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र गुप्ता जी हमारे यहाँ खुद एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जी। विजय प्रताप जी का जो क्षेत्र है ये भी वोट मांगने जानते हैं, इनको भी अच्छी तरह पता है कि यहाँ कितनी बड़ी जनसंख्या है। अब बड़खल से लड़ रहे हैं, इससे पहले ये फरीदाबाद से सारा विधानसभा क्षेत्र इनकी देखी हुई है, कितने लोग यहाँ बाहर के लोग रह रहे हैं। ये तो नामुमकिन है कि भाई हम जो है उनको रोज़गार ना दें। अगर उनको रोज़गार नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी व्यवस्था जो हमारे यहाँ खराब हो जाएगी। और एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बुरा हाल है, खास तौर से मैं तो अपने क्षेत्र में बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी हमारी लेबर होती है, क्योंकि जो लेबर डिपार्टमेंट की जो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, उन तक कुछ भी नहीं पहुँचती। ये मेरा अपना इस कोरोना काल में उसके बाद देखने का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। और इतना बड़ा जनसंख्या बढ़ने का बेरोजगारी का कारण है कि बेहद वहाँ कोई भी तो कैसा भी हेल्थ केंद्र के बजट से आप खुश दिखाई दे रहे थे, और आप चाहते हैं कि कुछ उसी पैटर्न का बजट हरियाणा सरकार इस प्रदेश के लिए। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हमें एजुकेशन पर, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है वो शिक्षा का प्रभाव अच्छा रहे, हेल्थ का प्रभाव अच्छा रहे, जिससे जनसंख्या पे भी कंट्रोल हो। लड़कियों को जो अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो देश की व्यवस्था में वो होगा। बजट तो अगर जनसंख्या कम होगी, बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। एक सीट के लिए ये लड़ाई किस लिए? सरकारी नौकरी के लिए लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई। जनसंख्या कानून तो मुझे लगता है केंद्र ही बनाएगा फिलहाल इस बजट में। ये तो प्रावधान अगर धीरे धीरे, चाहे जिस कोरोना काल में जिस तरीके से संस्थाएं आगे आई हैं या सिस्टम में कुछ ना कुछ तो सुधार लाना ही पड़ेगा। सुधार आएगा, आप लोगों का सुझाव होगा तो सुधार भी आएगा। नरेंद्र जी उस पर अपनी बात रखेंगे। जगदीश सहदेव साहब, वरिष्ठ व्यक्ति हैं आप, कैसे आप देख रहे हैं? और जो बातें यहाँ पर हो रही हैं उसमें ये तो कहा जा रहा है कि सरकार बजट लाएगी तो अच्छा ही लाएगी। एक उद्योगपति के तौर पर उद्योगपति भी ये बात कहते हैं, और जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं वो तो दावा ही करते हैं। लेकिन आप इसको चेक बैलेंस करके अगर देखेंगे तो कहाँ पे लगता है कि हकीकत से दूर कहीं दिख रहा है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, या फिर उम्मीदें लबरेज हैं? शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले उस दिन भी हमारी मीटिंग हुई थी डिप्टी सीएम साहब से, तो एमएलए साहब वहाँ थे। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सारे एसोसिएशन ने डिस्कस की थी, लेकिन मैं एक दो छोटी चीज़ों में तो कहना चाहता हूँ। जैसे लाइसेंस है, जैसे हमारे पास 18 लाइसेंस लेने पड़ते हैं इंडस्ट्री को, तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि लाइसेंस के टाइमिंग जैसे हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद हमें इमीडिएटली मिल जाए। जैसे फायर लाइसेंस है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, तो कुछ इंडस्ट्रीज को उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी भी आ रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ, और कई मंच, कई अधिवेशन में अपने मंच से हमने उठाया भी मुद्दा। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसमें थोड़ी सी जो है उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाए, ताकि इंडस्ट्री वालों को जो इतनी दिक्कतें आती हैं उसमें वो दिक्कत नहीं आए। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, एक मैं एजुकेशन पे जैसे अभी कहा गुप्ता जी ने, क्योंकि मैं रोटरी से जुड़ा हूँ तो हम काफी एजुकेशन पे काम करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी खस्ता है फरीदाबाद में। हम काफ़ी स्कूल, जैसे अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए, एक स्कूल इन्होंने अभी लिया है, अडॉप्ट किया है,
हमने एक स्कूल और अडॉप्ट किया है रोटरी में, जी तो हम वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ अमाउंट ऑन दैट। जी लेकिन जनरली जब तक गवर्नमेंट का कोई बजट स्कूल्स को नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं होगी। एजुकेशन तो एक मेन चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को, जितने गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? तो फीस तो ऑलरेडी बड़ी यानी कम ये है। तो वही बात हो गई ना कि 75% को आपको रोजगार देना है, लेकिन स्किल तैयार नहीं हो पाए। उसके लिए बच्चों को पढ़ाई तो बहुत जरूरी है जी। एजुकेशन के बिना तो कोई काम चलेगा नहीं। और आप भी गवर्नमेंट स्कूल्स देख लीजिएगा, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू इम्प्रूव द जी सिचुएशन। जी एज ए एनजीओ समझ लीजिए, एज ए रोटरी इंटरनेशनल, वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। और उसमें काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं, पर्सनल आदमी भी आते हैं जो काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन वो मदद काफ़ी नहीं है। रोटरी अकेली नहीं कर पाएगी या और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाएगी। जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट स्कूल को बजट नहीं मिलेंगे, उनकी हालत नहीं सुधरेगी, उनकी बैठने की, बच्चों की जगह ठीक नहीं होगी, उनके टीचर्स जो हैं उनकी बैठने की जगह ठीक नहीं होगी, उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था, अगर एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होगा तो वो बच्चे बस्ता खाली उठा के आते हैं और वो छुट्टी होती है, वो चले जाते हैं। दो तो तीन ये बातें मेरी निकल कर आई हैं। रिक्वेस्ट है हाँ, एमएलए जल्दी साहब से, से, जी। तो ये हमारी बात पहुंचाएं और ऊपर इसको थोड़ा नरेंद्र जी, करवाएं। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और यहीं पर देखिए फरीदाबाद में एक बिल्डर भी शिक्षा का जिक्र कर रहे हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं। एक और उद्योगपति जो कि इन तमाम चीज़ों से जुड़े हैं वो भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। आपने कहा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, रोजगार के लिए हमने कानून बना दिया या उसके साथ हमने व्यवस्था कर दी, और बजट भी तोहफे वाला होगा। राजनीति करने वाले प्रताप जी को हो सकता है कि इससे शंका हो, लेकिन बाकी लोगों को शंकाएं क्यों? मैं दोनों साथियों को बताना चाहता हूँ, सरकार ने हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में वैसे तो 100 से ज़्यादा मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना की है, जो स्टार्ट हो गई है कोरोना काल की वजह से। सीबीएसई माध्यम, क्योंकि हरियाणा में जो शिक्षा सरकारी स्कूलों से दी जाती है वो हरियाणा बोर्ड के द्वारा दी जाती है। जी पहली बार 100 से ज़्यादा 100 करीब 16 स्कूल हैं जिनको संस्कृति मॉडल के तरह से उसको डेवलप किया जाएगा, और उसमें सीबीएसई माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से उसमें पढ़ाई होगी। पूरे स्टेट में जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उनका इंटरव्यू चल रहा है, उनका इंटरव्यू लेके उनको उन स्कूलों में अपॉइंट किया जाएगा। तो मुझे पूरी विश्वास है कि उस व्यवस्था से हम लोग जो शिक्षा का स्तर हरियाणा में बहुत ऊपर उठा सकेंगे, और जो बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं वो जाना बंद हो जाएंगे। जब ये मॉडल धीरे धीरे स्टार्टिंग है, पहले 116 स्कूलों की बात हुई है, उसके बाद मुझे लगता है हर साल इसमें बजट में प्रावधान करके हरियाणा में और भी इसी तरह के स्कूल बनाए जाएंगे। ये 12 तक के स्कूल होंगे, कुछ प्राइमरी स्कूल भी बनाए जा रहे हैं जो भी मॉडल, वो भी इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार का जो फोकस है शिक्षा पर और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले बजट में भी आपको देखने को देखने को मिलेगा। ठीक है विजय प्रताप जी, राजनीतिक तौर पर तो समझ में आता है, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर एक चिंता जाहिर की, और वो झलक मुझे दिखाई दी बाकी अन्य मेहमानों में भी, कि हाँ वो एक कैपिंग हो जाएगी। चलिए उससे इतर हम जाते हैं। इस बजट में अगर एक बिल्डर भी शिक्षा की बात पर फोकस कर रहे हैं कि सरकार करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार को फोकस करना चाहिए कोरोना काल के बाद, तो खासतौर पर आपको क्या लगता है कि हरियाणा में, क्योंकि हर बार जब बजट आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, फिर वहाँ सवाल उठता है कि पहले से इतना बोझ था, सरकार ने इतना आकार बढ़ा दिया और फिर इतना और ज़्यादा बोझ बढ़ गया, लाख था तो 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख था तो 2 लाख हो गया, और ये होता है जो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हो जाता है। क्या लगता है कि स्थिति वास्तविक तौर पर सरकार के सामने कैसे है, और विपक्ष के नेता के तौर पर आपका सुझाव क्या है, जो कि नरेंद्र जी को भी लगे कि हाँ बेहतर सुझाव वो कर सकते हैं? देखिए, सरकार आई वॉश करने की ज़्यादा कोशिश कर रही है। सुधार की जहाँ तक हम बात करें तो 2014 में तकरीबन 60,000 करोड़ के करीब था जो कर्ज था प्रदेश में, तो 2 लाख करोड़ के करीब हो गया। ये कह रहे हैं हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, बढ़ा है, हरियाणा ने तरक्की की है, तो बेरोजगारी बढ़ी है, तरक्की कहाँ है? फरीदाबाद की अगर आप बात कर लें या पूरे हरियाणा की करें तो मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर का तकरीबन आधा जो बड़ी कंपनीज हैं वो हरियाणा में है। 350 करोड़ केवल पिछले बजट में इंडस्ट्री के लिए आया है। हेल्थ और एजुकेशन की बात करें, बजट पूरा आया है जी। स्पोर्ट्स और एजुकेशन में 19,000 करोड़ के करीब है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे क्या है? गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं,
ना हेल्थ में ना एजुकेशन। लोकल बॉडीज ले लें, फरीदाबाद पूरा जो जिला है ये कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है जी। कॉरपोरेशन आज 1500 करोड़ के घाटे में चल रही है। उसको घाटे से उभारने के लिए नए 26 गांवों को तो लेने की ये स्थिति क्यों है कि ये बजट भी स्थिति देती है सरकार, एलोकेट मैंने- भी करती है और फिर भी खर्च नहीं हो रहा है या फिर धरातल पर नहीं है? इसका मतलब भ्रष्टाचार है। सरकार अपने खर्चों को, अपनी लीकेज को देख नहीं पा रही है। अभी नगर निगम में उठा था भाई 250 करोड़ रुपए की फाइलें बन गई और काम नहीं हुआ है। और खुद बीजेपी के जो पार्षद हैं 20 पार्षद उन्होंने मांग उठाई थी, उसके बाद आग लगा दी गई और कॉरपोरेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइल जल गई है। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार बातों से ज़्यादा ज़मीन पे कोशिश करे। और ये जो बातें कर रही हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं, ये विपक्ष का काम केवल ये नहीं है कि आरोप लगाए जी। और ऐसा नहीं है कि कमियां हमारी सरकारों में नहीं रही होंगी, रही हैं और उनको सुधारने की तभी कोशिश। तो इनको मौका मिला है। इनको मौका मिला, अब इनको 7वां साल हो गया, अब इनको ना ये विपक्ष की भाषा छोड़ देनी चाहिए। सरकार में है, इनको वास्तव में ग्राउंड पे काम करके दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए, हो ठीक है सकता ना? है काम हाँ। करके दिखाएं और आपने अच्छा सुझाव दिया है, ईमानदार सुझाव दिया है। अरुण प्रजात साहब, समय चूंकि कम है तो बहुत छोटा छोटा ही कमेंट चाहूंगा मैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, नरेंद्र जी ने उस बात को समझा और कहा कि जरूरत पड़ेगी तो संशोधन भी, लेकिन यहाँ पर बाकी क्या संशोधन होने की स्थिति है इस वक्त इस बजट में, इस बदलाव के दौर में, कि हाँ पहले आज की परिस्थिति को समझकर इस पर हम फोकस करें, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। क्योंकि केंद्र में देखिए मोदी सरकार आने के बाद बहुत कुछ बदला गया था जो परंपरागत चल रहा था कि रेल का बजट अलग है तो उनका अलग है, ऐलान होते रहते थे, ट्रेन चलती थी कि नहीं चलती थी भूल जाते थे और फिर अगला बजट आता था। आज की परिस्थिति का सबसे व्यवहारिक क्या होना चाहिए बजट? मेरा ये मानना है कि जो आज की परिस्थिति अनुसार बजट ठीक हरियाणा का आ रहा है जी। और क्योंकि ये कार्यक्रम भी फरीदाबाद में हो रहा है और फरीदाबाद की समस्या ज़्यादा हम लोग बताएं क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से भी हैं। तो मेरा तो ये 2 छोटे छोटे सुझाव हैं जी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरे देश में बहुत काम हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय नितिन गडकरी जी बहुत काम कर रहे हैं। फरीदाबाद में काम बहुत हुआ है, नो डाउट, रोड्स पे। जी। फिर भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ एरियाज अभी ऐसी है जहाँ पे अभी दिक्कतें हैं रोड्स की, लाइट की, स्ट्रीट लाइट की। तो मेरा एक छोटा सुझाव है कि जिस जिले से जहाँ से जितना रेवेन्यू आता है जी उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट फिक्स कर दें कि वो पैसा उसी शहर में लगेगा। मतलब आप कहते हैं कि फरीदाबाद अगर कमा कर देता है तो उसका लाभ पहले फरीदाबाद को मिले फिर हरियाणा को मिले। जी, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे कुछ ठीक होगा तो बाकी ग्रोथ होगी इंडस्ट्री। फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि मतलब वहाँ भी सरकार पार्शियलिटी कर रही है भाई, पूरे हरियाणा का ख्याल नहीं रखेगी। नहीं, पार्शियलिटी की बात नहीं है। जो बेटा कमाता है तो उस वक्त कुछ तो हक बनता होगा ना जी, तो उसका हक तो उसको मिलना चाहिए उसको। और उस बाप के अगर 4 बेटे हैं तो वो क्या करे? नहीं, चारों में बांट देंगे वो बराबर कि पहले वाले जो कमाता है उसको ज्यादा दे दें। नहीं, जो कमाता है उसका हक बनता है थोड़ा बाप के लिए हो। तो मुश्किल हो जाएगी फिर। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता। फिर ऐसा 3 कुछ बेटे कहेंगे कि हम भी तो बेटे हैं। और उसमें मेरा ये भी, हाँ वो कमाएगा ही, जब मिलेगा ज़्यादा कमाएगा। ठीक कह रहे हैं बता जी। तो उसमें कुछ जो अपने विधायक हैं उनको उनके अंडर दे देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से काम कर सके वहाँ पे। तो फिर प्रताप जी कहेंगे देखिए इसमें भी गड़बड़ी है, विधायकों के अंडर में आ जाएगा तो वहाँ भी खेल शुरू हो जाएगा। क्यों विधायक का भी विजय जी भी बनेंगे, ऐसी क्या बात है? तो काम है इनको। सभी की बात कर रहा हूँ मैं। चले भाई, बत्रा साहब आपके लिए सुझाव आ गया है, शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत जल्दी से प्रमोद जी, बहुत छोटा सा सर आपसे जवाब चाहूंगा। आपने 2-3 अच्छे सुझाव दिए थे, अब उन सुझावों पर अमल करने की बारी सरकार की है, लगता है गुंजाइश है कहीं? नहीं, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे नरेंद्र गुप्ता जी बहुत सुलझे हुए विधायक भी हैं, बहुत बढ़िया उद्योगपति भी हैं और इनसे पूरे शहर को उम्मीद भी है और ये अपने काम में खरे भी उतरेंगे जी। और हमारे सुझावों का इनके ऊपर काफ़ी जो है इस बात पर अमल भी करेंगे, इतनी हमें उम्मीद भी है। हाँ, और ये काफ़ी इस शहर को इनके विधायक बनने से शहर को, उद्योगपति भी हैं उसके साथ साथ कोषाध्यक्ष भी पार्टी के हैं और फिर देखिए विधायक भी हैं। है, ये सच्चाई है, तारतम्य है जो हम देखते हैं अब तक जो भी है, तो जिस काम को ये कहते हैं उसको करते हैं, चाहे इन्हें अपने पास से करना पड़े, चेक करवाना पड़े
इनसे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और इससे चलिए भाई, ये तो फरीदाबाद अच्छी की बात है तरक्की कि की भी कम से उम्मीद कम है इतना जी। विश्वास तो अपने प्रतिनिधि पर है। नरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। जगदीश जी, बहुत जल्दी से छोटा सा कमेंट आप सर कर दें, एक सुझाव अगर कुछ है जो लगता है कि हाँ इसी पर ज्यादा बेहतर होगा कि एक सरकार बजट में फोकस करे। मैं तो एजुकेशन का बेसिक था और मैं अपना नरेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एज ए रोटरी इंटरनेशनल वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जी, हम इनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। फरीदाबाद में जितने भी स्कूल्स हैं जो हमारे से मैक्सिमम उनकी इम्प्रूवमेंट हो सकेगी, प्लस जो सरकार का बजट देंगे, जी। इनकी डायरेक्शन जो डायरेक्शन हमें देंगे हम इनके साथ हैं और सरकार के साथ हैं। जी, पूरी रोटरी काम कर रही है, रोटरी इंटरनेशनल में कोई दिक्कत नहीं है। जी। हम बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी तो हम शायद ज़्यादा काम कर पाएं। चलिए बेहतर। नरेंद्र जी, बहुत जल्दी सर जवाब दीजिए। जगदीश सहदेव जी का धन्यवाद करता हूँ। राकेश गुप्ता जी बैठे हैं। रोटरी हमेशा सहयोग करती रहती है। मैं सबसे पहले तो इनका इंडस्ट्री से संबंधित एक पहले सुझाव भी था कि जो टाइम बाउंड हम करने जा रहे हैं, जितने लाइसेंसिंग हैं, अगर कोई अधिकारी उनका जवाब नहीं देता है तो 15 दिन से 30 दिन की अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हम समय सीमा निर्धारित करने वाले हैं। वो डीम्ड माना जाएगा, जी। क्योंकि मेरी 2-3 बार ये विचार हो गया है। मुझे उम्मीद है इस बजट के बाद जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएंगे, जिसे डीम्ड सर्टिफाई माना जाएगा। जी, जी। एक बात। दूसरी बात, स्कूलों के लिए मेरी विधानसभा में बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं है सरकारी। 23 स्कूलों की हमने स्टडी करा रखी है। कोरोना काल की वजह से बहुत तेज़ी से हम काम नहीं करा पाए। एक मेरा जो सेक्टर 7C के नाम से स्कूल है, वो मॉडल संस्कृति स्कूल वो अप्रूव हो गया है। जल्दी से उसकी बिल्डिंग्स वगैरह में जी। काम हो जाएगा। और बाकी स्कूलों के बारे में मैं आपसे विचार करके जितना भी हम बजट सरकार से ला पाएंगे प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। राकेश जी जानते हैं मेरी अपनी सोच है कि सरकार का पैसा भी अपना ही पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी ज़्यादा फोकस इस समय, जो विजय जी बोल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। फरीदाबाद में सड़कें, क्योंकि देश में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है। फरीदाबाद में भी NH नेशनल हाईवे का जो बाईपास बनने जा रहा है, मुझे लगता है फरीदाबाद की सूरत ही बदल जाएगी। चलिए, तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक मिनट में आपसे और समझना चाहूँगा कि नहर पार का जो एरिया या फरीदाबाद का एरिया 2 साल के अंदर दिल्ली से 20 मिनट के अंदर जो हमारा फरीदाबाद दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। आपको पुराने हाईवे पे नहीं आना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से काम होने वाला है। जी। हरियाणा सरकार का भी फोकस फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज में बहुत विशेष चर्चा हुई थी कि भाई हम सब कहते हैं गुड़गांव और फरीदाबाद ज़्यादा टैक्स देता है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक बेटा अगर कमाता है तो वो चारों भाइयों को पेट पालना उसकी जिम्मेवारी बनती है, और यही हमारी संस्कृति रही है अभी तक भी। पर हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जिस उस बेटे को वो और ज़्यादा कमाई करे तो उसको उसी तरह की सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। नहीं, संस्कृति हिस्सा उसका बराबर, हिस्सा उसको बराबर देना पड़ेगा, पर उसके लिए सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश है, फरीदाबाद इंडस्ट्री ज़्यादा टैक्स देती है तो हरियाणा से फरीदाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा पैसा लेके आएँ। और जो इंडस्ट्रीज की सड़कों की बात है, बहुत ही CM साहब से बात हुई है। मुझे लगता है 2-3 महीने में जो कोर्ट के केस मैटर सॉल्व होके जल्दी ही वो डेवलपमेंट जो 300 करोड़ के काम है जल्दी शुरू हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, मुझे भी पूरी उम्मीद है। और जैसा आपने कहा कि एक बेटा कमाता है तो बाकियों का भी ख्याल रखना है, पिता को और उस भाई को भी अपने का, और ये संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन एक इंसानी फितरत भी है नरेंद्र जी। कुछ लोग सोचते हैं एक कमाता रहे बाकी 3 मौज लेते रहे, तो उसका चेक बैलेंस भी सरकार को ही करना पड़ता है। ये हमारे और हरियाणा सरकार का पैसा भी हमारा पैसा ऐसा नहीं है, सब आम जनता का पैसा है नरेंद्र जी। नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हरियाणा की जो कल्चर ऐसा नहीं है, कोई बैठ के खाना नहीं चाहता। हाँ। पर हम लोग तो हरियाणा के लोग पूरे देश के लोगों को रोजगार देते हैं और उनकी रोजी रोटी चलाते हैं। विजय जी ने एक बात कही थी, वैसे तो इन्होंने कोई पॉलिटिकल बात ज़्यादा नहीं की, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए पक्ष विपक्ष होता है और नोक झोंक होती है, तो मुझे लगता है दर्शक ज़्यादा खुश होते हैं। पर इन्होंने जो 60 करोड़ की बात की थी, मैं बताता हूँ, पहले हर साल बिजली में जो घाटा होता था वो अलग मद में दिखाया जाता था जी। और वो हमने जोड़ के ट्रांसपेरेंसी से उसको भी हमने सिर्फ पूरे हरियाणा का एक ही बजट बनाया। बिजली बोर्ड का जो भी घाटा होता है हाँ। उसको उसी में जोड़ दिया गया और वो इंटरेस्ट लग के 200 करोड़ तक पहुंचा है। एक ही मद है और आप सब लोग सामने बैठे हैं। देखिए, हमारे पहले अपॉइंटमेंट्स आपको सबको पता है किस तरह होते थे। इस समय योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है जी। उन्हें हमें उम्मीद है कि कोई अपना खेत बेच करके पुलिस की नौकरी नहीं करता, क्लर्क की नौकरी नहीं पाता, SCS नहीं बनता। तो हमें उम्मीद है उनसे जो आने वाले नई जनरेशंस, नए जो ऑफिसर्स आएंगे वो निश्चित रूप से पढ़े लिखे, चलिए, ट्रांसपेरेंसी भी और स्किल को आप बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया धन्यवाद। नरेंद्र जी आपका, बाकी सभी मेहमानों का।
अब अच्छा, बहुत छोटा सर, बहुत छोटा सर। ज़्यादा खाली एक बिजली के ऊपर, बिजली की रेट्स के ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि सर अपने नेबर स्टेट में काफ़ी कम है हरियाणा से रेट्स, तो एटलीस्ट हाँ यहाँ पे चलिए, उन्होंने कह दिया, रख competitive देंगे rates इस बात को, इस मन से उन्होंने आश्वासन आपको दे दिया है। चलिए, इस सत्र को हम यहीं पर अब खत्म करेंगे। सोनल, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग सेशंस में जो भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि होते हैं वो पूरा आश्वासन दे रहे हैं उद्योगपतियों को। अब देखना तो ये होगा कि 12 मार्च को ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री के पिटारे से क्या निकलता है। आप सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि आप मंच पर रहिएगा। नरेंद्र गुप्ता जी को सम्मानित करेंगे हमारे संपादक राजन अग्रवाल जी। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। अपने व्यस्त शेड्यूल से हमारे बीच में पहुंचे हैं नरेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि नरेंद्र गुप्ता जी और विजय प्रताप जी को भी एक बार सम्मानित किया जाए। कांग्रेस नेता हैं विजय प्रताप, हमारे बीच में पहुंचे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है सर आपका। और अब मैं चाहूंगी कि आप दोनों, अरुण बजाज मेंबर हैं ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के लघु उद्योग भारती के, उनको एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें सर। प्रमोद गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, बिल्डर हैं, उनको भी एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हैं। जगदीश सहदेव उद्योगपति हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्मृति चिन्ह एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए तमाम उद्योगपतियों के लिए। और जो भी मेहमान हमारे बीच में पहुंचे हैं उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस मंच से। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, उसके बाद अपना एक जो अंतिम सत्र है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे उद्योग और स्वास्थ्य जगत की चुनौतियों की। Partners Abhirashi, truly Indian, truly global. Perfect bread, a real bread with original taste. Sharp, leaders in industrial powder paints. Faridabad Chamber of Commerce and Industries, Juneja, we make steel perform better. Studs Accessories Limited. At Loud, rewrite the rules. Print partner, Aaj Samaj. Health partner, Sarvodaya Healthcare, Faridabad. Venue partner, Golden Galaxy Hotel and Resort.